नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे विपक्ष का हल्ला बोल धामी की दिल्ली दौड़। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की एक के बाद एक तमाम बैठकें हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में 2024 की रणनीति पर मंथन हुआ, तो वहीं बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। भाजपा ने निर्णय लिया कि वो विधानसभा चुनावों में हारी हुई 23 सीटों पर विशेष फोकस करेगी। इन सीटों पर जीत के लिए राज्य संगठन के साथ ही राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है और इसके साथ ही पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान के बाद अब और भी अभियान शुरू करने का फैसला किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भाजपा प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाएगी। 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का फैसला लिया गया है। एक तरफ जहां भाजपा देहरादून में बैठकें कर चुनावी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है और मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर अहम माना जा रहा है। सीएम के दिल्ली दौरे से राज्य में यूसीसी समेत कैबिनेट विस्तार और दायित्वों के बंटवारे की चर्चाएं भी सुर्खियों में हैं। सीएम धामी का ये जुलाई महीने में तीसरा दौरा है। 4 जुलाई, 24 जुलाई और अब 30 जुलाई को सीएम दिल्ली गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की दिल्ली दौरा सामान्य घटना नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की इस खास रिपोर्ट पर। उत्तराखंड के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में देहरादून में भाजपा की एक के बाद एक तमाम बैठकें हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की अध्यक्षता में 2024 की रणनीति पर मंथन हुआ। वहीं बीजेपी की कोर ग्रुप की हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। भाजपा ने निर्णय लिया है कि वह विधानसभा चुनावों में हारी हुई 23 सीटों पर विशेष फोकस करेगी। इन सीटों पर जीत के लिए राज्य संगठन के साथ ही राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान के बाद अब और भी अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि भाजपा प्रदेश में व्यापक स्तर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का फैसला लिया है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के अभियान पर कटाक्ष किया है। मुख्य रूप से इस वर्ष भी हर घर तिरंगा इस कार्यक्रम को फिर हम व्यापक विस्तार रूप में हम लेंगे। पूरे देश में अमृत सरोवर बने हैं और हमने तय किया है कि हम लोग हर ग्राम पंचायत के तालाब के बगल में जो उस क्षेत्र के चाहे कारगिल शहीद हों, भिन्न क्षेत्रों में भिन्न उपलब्धियों वाले व्यक्ति हों, तो आज दुनिया में नहीं है, उनके शिलापट के साथ उनका स्मरण उस गांव में बना रहे, इस कार्यक्रम को हम लोग लेने वाले हैं। मेरी माटी मेरा देश मेरी माटी, इस कार्यक्रम के तहत शहीद परिवार के बहुत धार्मिक उस क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल की माटी को लेकर और फिर जो हमारा कार्यक्रम है उस माटी को लेकर अमृत कलश यात्रा। ऐसा है कि हमेशा ही लोग घरों में तिरंगा लगाते हैं। मैं भाजपा को कहना चाहूँगा कि स्वागत है, वो तिरंगा लगाएं, लेकिन उस तिरंगा के साथ साथ वो वहाँ के जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी अपॉइंटमेंट लेटर साथ में ले जाएं कि भाई इस तिरंगे के साथ एक अपॉइंटमेंट लेटर भी लाया हूँ मैं, ये तिरंगा अपने घर पे लगाओ और ये नौकरी का ऑफर है, आप जाके नौकरी करिए, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। आज किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, महंगाई से हमारी गृहिणी बहनियाँ परेशान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस तिरंगा यात्रा के साथ साथ ये भी आदेश लेके जाएंगे कि सिलेंडर जो कांग्रेस ने 500 रुपये तक कहा था, ये सरकार ने वो कर दिया, कांग्रेस की राय पर वो काम कर दिया और अब सिलेंडर 500 का मिलेगा, ये भी आदेश लेके जाएं साथ में।
एक तरफ जहां भाजपा देहरादून में बैठकें कर चुनावी रणनीति बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर अचानक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना हो गए। मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। सीएम के दिल्ली दौरे से राज्य में यूसीसी समेत कैबिनेट विस्तार और दायित्वों के बंटवारे की चर्चाएं सुर्खियों में है। सीएम धामी का यह जुलाई महीने में तीसरा दौरा है। 4 जुलाई, 24 जुलाई और अब 30 जुलाई को सीएम दिल्ली गए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री की दिल्ली दौड़ सामान्य घटना नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। कुछ भी नहीं है आजकल, और भारतीय जनता पार्टी में तो जो है उसको सामान्य वो बोलते होंगे, बाकी लोग नहीं बोलते। और अगर 3 बार उन्हें बुलाया जा रहा है, या यूं कहूं कि उनकी दौड़ लग रही है, तो मुझे तो याद आता है 2021 के फरवरी का बजट सेशन, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बुलाया गया था। उनकी तो एक ही बार में हो गया था उनका काम, और इनको 3 बार मौका दिया गया है। 1 बार बच गए, 2 बार बच गए, देखना ये होगा कि तीसरी बार क्या बचेंगे। कांग्रेस कुछ भी बोल सकती है, और कांग्रेस को ऐसा लगता है जैसे उनकी अपनी पार्टी में जूतम पत्रम चलती रहती है, उसी तरह से वो बयानबाजी करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत हमारी अनुशासित पार्टी है, और हमेशा रूटीन जो हमारी बैठकें है, उस हिसाब से हमारे सरकार हो चाहे संगठन, उस हिसाब से बैठकें का दौर रहता है। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि अमृत वाटिका जो कर्तव्य पर स्थापित होनी है, उसको लेकर के जो बड़ी मीटिंग दिल्ली में होनी है, उसको लेकर आदरणीय मुख्यमंत्री पहले से उनके कार्यक्रम तय था, उसके निमित्त गए हैं। इसलिए कांग्रेस को कुछ भी बोलने से पहले शायद मुझे लगता है कि उनकी अपनी पार्टी में जो घमासान चल रहा है, जो पार्टी पहले जब उनकी सरकार हुआ करती, जैसे उनकी सरकार में घमासान होता है, वैसे शायद उनको याद आती है। कुल मिलाकर उत्तराखंड के अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सरकार से लेकर संगठन तक चुनावी तैयारियों को धार दे रहे हैं। देखना होगा भाजपा को निकाय चुनाव, सहकारिता चुनाव, बागेश्वर उपचुनाव और लोकसभा चुनाव में इन तैयारियों का क्या कुछ लाभ मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं, इसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ में रविंद्र कुमार जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जुड़ेंगे, और साथ ही आशीष नौटियाल साहब हमारे साथ में जुड़ेंगे, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। रविंद्र आनंद साहब हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की ओर से, और थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, पीसी थपलियाल वरिष्ठ यूकेजी के नेता हैं, और अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। आज की हमारी चर्चा में शुरुआत कर लेते हैं रविंद्र जी के साथ में। रविंद्र जी, सीएम की दिल्ली दौड़ कोई नई नहीं है, ये कहना है आपके विपक्षियों का, यहां तक कि हम सब का भी, और मुझे लगता है आप भी इस बात से सहमत होंगे कि सीएम दिल्ली जाते रहते हैं, लेकिन 1 महीने में 3 बार, और तब उस वक्त में जब कई सारे मुद्दे खूब गरमाए हों, चाहे यूसीसी की बात हो, या फिर आप आने वाले लोकसभा की तैयारी हो, या फिर जिस तरीके से कुछ सीएम की कुर्सी भी खतरे में नजर आ रही थी, खूब उनके अंदर खाने में ही हलचल मची हो, तो ऐसे में ज्यादा अगर दिल्ली दरबार में हाजिरी होगी तो सवाल भी उठेंगे। अब आपके विपक्षी कह रहे हैं कि भाई दाल में कुछ काला है, लेकिन क्या है असल तस्वीर, आप बताएं। देखिए, विपक्ष की खिचड़ी है ये, चावल काले, दाल काली, इनका सब कुछ काला है। ये आजकल कपड़े काले पहन के भी सदन में जाते हैं, तो इनको सब कुछ काला ही काला दिख रहा है। वैसे सावन में सब हरा हरा दिखता है, हाँ। लेकिन इन्हें काला काला दिखता है। देख तो आप रहे, हमने तो पहने हैं। नहीं, नोट सुन लो ना, अभी तो शुरुआत हुई है। ठीक है सर। आशीष जी नहीं, बीच में नहीं, उनको बोलने दीजिए, उसके बाद में आऊंगी आपके पास, आपको जो कहना हो कहिएगा। अभी तो वार्म अप हो रहे हैं, अभी से घबरा गए आप। ठीक है, बताइए सर। तो देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस का है, इनके पास कांग्रेस की अपनी फजीयत इतनी है, अपने इनके सब कुछ इतने लफड़े हैं कि ये अपने उनको छुपाने के लिए सरकार पे या पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी पे अटैक करते हैं। और देखिए, दिल्ली जाना कोई ऐसा नहीं है कि दिल्ली जाने से कोई किसी को मनाही है या नहीं जा सकता। बहुत सारे विकास के कार्य हैं जिनको लेके चर्चा विभिन्न मंत्रालयों में माननीय मुख्यमंत्री जी की तय होती है, क्योंकि बहुत सारी जो है इस विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा अच्छा कार्य हो सके, इसके लिए विभिन्न मंत्रालयों में माननीय मुख्यमंत्री की मुलाकात होती है। साथ में यूसीसी को लेके जिस प्रकार से पहला राज्य बनने की ओर है, यूसीसी हम जल्द ही आ जाएगा, तो इसको लेके कई प्रकार की चर्चा है। और अन्य माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चाएं होती हैं संगठन को लेके, संगठन से या सरकार से।
तो ये सब चीजें एक प्रक्रिया है जिसको कांग्रेस अपने नजरिए से देखती है, वो देख सकती है। हम इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, हमारा निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश को किस प्रकार से अग्रिम राज्य का दर्जा दिला सके, इस प्रदेश को किस तरीके से विकास के पथ पे और तेजी से बढ़ा सके, इस राज्य को किस प्रकार से देश की जीडीपी में हमारा क्या योगदान हो सके, इसको लेके बड़े गंभीर विषयों पे चर्चा अक्सर दिल्ली में मंत्रालयों में और बड़े जो भी लोग हैं उनसे के साथ जरूर करते हैं। तो अब इसमें कांग्रेस जो चाहती है वो सोच सकती है। ठीक है, अब कांग्रेस पार्टी के पास चलते हैं। आशीष जी, हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे। लेकिन आशीष जी देखिए, आप कह रहे हैं कि भाई ये दिल्ली दौड़ जो है वो सामान्य नहीं है, इसमें क्या बड़ी बात हो गई अगर वो दिल्ली जाते हैं? क्योंकि केंद्र सरकार है वो तो डबल इंजन की सरकार कहते भी हैं, और डबल इंजन की सरकार में अगर वो प्रदेश के लिए मदद मांगने के लिए जा रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? कांग्रेस पार्टियों को उनके दिल्ली जाने से परहेज या मतलब समस्या क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके पहले भी जब वो दिल्ली गए थे तब भी एक डिबेट हुई थी, मैंने ही की, जिसमें कई सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर उनकी कुर्सी को खतरा है। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेसियों को या विपक्षियों को, हम कह सकते हैं? अगर आप पिछले समय में देखें तो ऐसा इनके साथ हुआ है। त्रिवेंद्र जी को भी अचानक से विधानसभा से उठाकर वहां बुलाया और कुर्सी खतरे में आ गई। त्रिवेंद्र जी भी ऐसे गए, तीरथ जी भी ऐसे गए, तो इनका इतिहास है। तो ऐसे ही लगा रहता है, जब 2-3 बार धोखा हुआ था जनता के साथ होता है तो पता लगता है कि यार इस बार भी शायद यही होने वाला है। बाकी तो शुभकामनाएं हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली जाए, वहीं रहे, क्योंकि यहाँ का बेरोजगार उनसे हतोत्साहित है। हाँ। यहाँ का जो युवा है, यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ के बेरोजगार हैं, सब उनसे परेशान है, क्योंकि उन्होंने राज्य के लिए कुछ नहीं किया। वो सिर्फ आज की डेट में अगर आप देहरादून में जाके कहीं देखें तो बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं धर्मांतरण कानून के, यूसीसी के, अन्य चीजों के। कहीं बोर्ड ये भी लगाओ कि आप रोजगार किस तरह से देंगे, कैसे दे रहे हैं, आपने किस तरह से बेरोजगारों की मदद करने की कोशिश की है। आज की डेट में मैडम कई योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लेकिन लाभ आम आदमी को, जिसके लिए योजनाएं बनी है, उस तक नहीं मिल पाता है। एक नॉर्मल आदमी को आप कहते हैं व्यापार शुरू करने के लिए आपको लोन देते हैं, लोन के कागज तो उद्योग विभाग से आ जाते हैं, लेकिन बैंक रोक देता है कि तुम्हारा सिविल खराब है। सिविल तो खराब होना ही है। एक बेरोजगार आदमी जिसके अकाउंट में पैसे आ कहां से रहे, उस पर कहीं ना पैसे आते ना जाते ना कुछ करता, तो सिविल तो उसका ऑटोमेटिक खराब होगा। तो जिसको लोन की आवश्यकता है उसको लोन तो मिलता नहीं है, और आप कह रहे हैं हमने बेरोजगारों को लोन दे दिया। अपने कार्यकर्ताओं को लोन बांटते हैं और उसकी जनता को सोचते हैं कि हमने कर दिया। आज बेरोजगारों को देखो मैडम, आज भी धरने पर बैठे, कितनी हल्ला हो रहा है, कितना बोल रहे हैं। ये बेरोजगारों की सुनने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है। और मैं बधाई देना चाहूंगा अपने रविंद्र भाई को कि इनकी महिला संगठन बड़ी मुश्किल से जो विलुप्त हो चुकी थी, अपने विलुप्तता से बाहर आई है। लेकिन किस मुद्दे पे बाहर आई है? आपने अंकिता हत्याकांड नहीं देखा, किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया भाजपा के नेताओं द्वारा, आप उसमें बाहर नहीं आते। आप बेरोजगारों पर जब लाठीचार्ज हुई आप तब बाहर नहीं आते। विधानसभा भर्ती घोटाले पे बाहर नहीं आते। आज उस मुद्दे पे बाहर आएंगे, कोई मुद्दा ही नहीं है। परसों मैं एक इसमें देख रहा था न्यूज चैनल से, कुछ उन्होंने पूछा था पत्रकार भाइयों ने कि आज आप बाहर क्यों निकले, क्या? तो इनका कहना था, इनकी महिला संगठन की अध्यक्ष बोल रही थी कि उन्होंने बहुत गंदी गंदी बातें उत्तराखंड के लिए बोली थी। तो उन्होंने पूछा कौन सी गंदी बात बोली बताएं, तो उनको बोलने के लिए शब्द था, कह रहे इतनी गंदी थी कि हम मुंह से बोल नहीं सकते। अरे कुंवर चैंपियन से ज्यादा गंदी बात तो नहीं बोली थी? किस तरह की गंदी बात बोली थी और क्या बोला था, इनको खुद पता नहीं है महिला संगठन को। ऊपर से लेटर आता है कि जाओ निकलो सड़कों पे और हमारे खिलाफ ये आदमी ज्यादा बोल रहा है, इसके खिलाफ तुम आवाज उठाओ, जनता का ध्यान भटकाओ। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी से जनता त्रस्त है और इनका काम सिर्फ लोकसभा तैयारी तक सीमित है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसने काम नहीं किया होगा वो कैसे ही काम दिखाएगा, ऐसे ही जा जाके लोगों को बताएगा देखो मैंने किया है, पर जनता कहेगी तुमने कुछ नहीं किया। तो इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है सर, आपके पास आएंगे और ये भी देखिए हम दोबारा आएंगे जब तब ये पूछेंगे कि आखिर अगर ये काम नहीं करते तो सर जनता का विश्वास इनको कैसे मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की ओर रविंद्र आनंद साहब है, प्रदेश प्रवक्ता है। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार आपकी पार्टी ने भी जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में थी, किस्मत आजमाई थी, जनता का विश्वास नहीं मिला, अलग बात है, आपने अलग अलग मॉडल पेश किए थे। लेकिन अब डबल इंजन की सरकार आपके प्रदेश में है, लेकिन विकास की जो रफ्तार है फिर वो धीमी क्यों नजर आती है विपक्षियों को?
उन्हें क्यों लगता है कि विकास उतनी तेजी के साथ नहीं हो रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बेचारे, जैसा कि रविंद्र जी कह रहे हैं, प्रदेश के लिए भी काम कर रहे हैं, प्रदेश में केंद्र से क्या मदद मिल सकती है इसके लिए बार बार दिल्ली भी जाते हैं, फिर विकास क्यों नहीं होता। स्मार्ट सिटी की बातें हो रही थी, एक तरफ डबल इंजन की सरकार है, केंद्र से इतना समर्थन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, लेकिन जो बजट है वो आधा कर दिया जाता है। क्या सच है सर पूरा? गरिमा जी, सबसे पहले तो एक करेक्शन आपको करने की जरूरत है। रविंदर भाई अभी आम आदमी पार्टी में नहीं आए हैं, इसलिए उनका नाम जो आप आम आदमी पार्टी के साथ दे रहे हैं। अरे राजेश जी, माफ कीजिएगा, राजेश जी आम आदमी पार्टी से हैं। ठीक है, रविंदर भाई उनका नाम ले लीजिए। नहीं करेक्ट, और ये भी कर देना रविंद्र आनंद जी आपके प्रवक्ता हैं एक और। नहीं सर, एक्चुअली मेरे पास जानकारी ठीक नहीं आई, माफी चाहती हूँ। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता राजेश आनंद साहब हैं, राजेश बिष्ट जी, माफ कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, जिस हाँ। मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं कि वैसे तो देखिए प्रदेश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है, और बीजेपी की राह जो पिछले 1.25 साल से प्रदेश के अंदर चल रही है, बहुत गंभीर विषय है इस समय। देखिए, जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दिल्ली का सफर बहुत अच्छा हो गया है। गडकरी जी ने सड़कें अच्छी कर दी है, 3 घंटे में आदमी दिल्ली पहुंच जाता है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी पैसे देना पसंद करते तो अच्छी बात है, जनता का पैसा है, उससे जितनी बारी उड़ान भरिए, जेब से तो देना कुछ नहीं होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी बार बार दिल्ली जा रहे हैं, हमारे लोगों को बड़ी आस होती है, चिंता होती है, दिमाग में एक सरप्राइज सा उन्हें रहता है कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो शायद प्रदेश के लिए कुछ लेकर आएंगे। लेकिन विगत में देखते हुए आ रहे हैं लगातार, दिल्ली जाने की खबर तो बड़ी जबरदस्त आती है अखबारों में, मीडिया में, न्यूज चैनल पर, लेकिन दिल्ली से प्रदेशवासियों के लिए क्या लेकर आते हैं इसका पता नहीं चलता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जब दिल्ली जा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार की बात हम कर रहे हैं, तो प्रदेश के लोगों को कुछ मिलना भी चाहिए उससे। भाई आप जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, अलग अलग विभागों में आप जाके बात कर रहे हैं, तो हमारे प्रदेश के लोगों के लिए लेकर क्या आ रहे हैं ये तो कम से कम बता दीजिए। दूसरी बात, अभी मैं इनके प्रदेश अध्यक्ष जी को सुन रहा था, महेंद्र भट्ट जी कुछ बोल रहे थे कि हर घर तिरंगा वाली यात्रा हमारे दूसरे टर्म में अमृत महोत्सव है तो हम दोबारा करने वाले हैं। मैं आपको एक चंपावत जिले की, जहाँ आदर्श जिला बनाने की राह हमारे मुख्यमंत्री जी, वहां की छोटी सी खबर दे देता हूँ। पिछले जब ये 15 अगस्त को हर घर तिरंगा वाली खबर आने वाली थी और ये यात्रा इनकी शुरू होने वाली थी, वहां पे लोहाघाट विधानसभा के अंदर एक 9 वर्षीय बालक जो हर घर तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए स्कूल जा रहा था, उस बच्चे की नेशनल हाईवे में ट्रक के नीचे दबने से मृत्यु हो गई। और आज भी 1.25 साल हो गया उस परिवार को, वो लगातार पीड़ित मेरे संपर्क में है और वो ये कहते हैं मुख्यमंत्री जी से हमें कुछ आस थी, क्योंकि उसके पिताजी भी हैंडीकैप्ड है। बड़ी हैरानी की बात है कि इस 1.25 साल के पीरियड में अभी तक उस परिवार को मुआवजे के नाम पर एक झेला नहीं मिला हुआ है। ये है इस तिरंगा यात्रा का सत्य। दूसरी बात, आज 9 से 10 जिले हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं। आप लंपी वायरस की वजह जिस तरह से सैकड़ों की तादाद में ये दुधारू पशु मर रहे हैं, और जो किसान परिवार जिनका घर इस दुधारू गाय की वजह से या भैंस की वजह से चल रहा था, वो बेचारे बड़े दुख में है, इस समय पीड़ा में है। वो बात कर रहे हैं बार बार कि आप आंकड़े पशु चिकित्सालय वाले ले रहे हैं, लेकिन उससे हमारे किसानों को फायदा कैसे देने वाले हैं, उसका जो उनको मुआवजा है क्या मिलना नहीं चाहिए। तो हमारे देश को बड़ी गंभीर स्थिति कर रहे हैं, और हमारे लोगों को बार बार ये सवाल उठ रहा है कि हमने क्या इसी दिन के लिए बीजेपी सरकार को वोट दिया था, क्या इसी दिन के लिए जिला चंपावत से हमने मुख्यमंत्री को बाई इलेक्शन में जिताया था। तो क्षेत्रीय लोगों के अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं, जिसको मुझे लगता है कि बीजेपी पार्टी की जो सरकार है उसको ध्यान देना चाहिए। दिल्ली आप रोज जाइए, महीने में 3 चक्कर की क्या जरूरत है, 30 दिन आप दिल्ली में पड़े रहिए, लेकिन दिल्ली अगर जाते हैं कुछ निकाल कर लाइए, जिससे हमारे लोगों को भी ये उम्मीद जगी रहे कि यार हम पार्टी के पार्टी थी, हमारे दुख में हमारे साथ खड़ी है। आज बाढ़ की हालत देख के प्रदेश के अंदर क्या हुई है, लोग मुआवजे की तरफ खेतों में जो फसल लगाई है उससे परेशान है, वो दुख में है, वो देख रहे हैं कि यार हमारे को फसल का मुआवजा कैसे मिलेगा, कोई मुआवजा तय होने को तैयार नहीं। तो बहुत सारे ऐसे गंभीर मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर जिसको मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और मैं भाई रविंदर जी के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर वो बात रखते हैं तो ये 3-4 मुद्दे जो गंभीर है, इससे जरूर अपनी बात को रखते हैं।
ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे और आपके सवाल जो रविंद्र जी से आपने किए उनका जवाब भी हम लेंगे, लेकिन उससे पहले और मेहमान हैं चर्चा में, उनको भी जोड़ लेते हैं। अरुण शर्मा जी हमारे साथ में हैं और यूकेडी से हमारे साथ थपलियाल साहब लगातार बने हुए। थपलियाल साहब के पास पहले जाएंगे, बाद में आएंगे अरुण जी के पास। थपलियाल साहब, आप भी सुन रहे होंगे पूरी चर्चा में कि किस तरीके से धामी की दिल्ली दौड़ को लेकर विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। आपको लगता है कि क्या अब सीएम धामी जी विपक्ष को सवाल को तो देखिए अलग हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं और प्रदेश जिस हाल में था वो उस हाल में ही चल रहा है। प्रदेश दूसरे नंबर पर आ गया क्योंकि लोकसभा का चुनाव है, उसमें प्रदेश को अच्छे नंबरों से पास कराना है, इसी की तैयारी शुरू हो गई है। सर, आपको भी ऐसा लग रहा है? देखो, अब आलोचना करते करते शर्म आने लग गई है, क्योंकि सर पानी से ऊपर चले गया। लगता है कि ये बच्चा वहां पे गुब्बारे लेने और तिरंगा लेने गया हुआ है, क्योंकि इन्होंने जगह जगह गांव-गांव में तिरंगे बांटे हैं और तिरंगे हमने घरों में लगाने हैं और खुश हो जाना है शहीदों के नाम पे, क्योंकि बर्बाद हुए इस राज्य को अब कोई भी व्यक्ति सुधार नहीं सकता है। इस राज्य की जो अर्थव्यवस्था है बेपटरी हो चुकी है। ऑल वेदर रोड के नाम पे बार बार जो ये बोलते थे, आज ऑल वेदर रोड नो वेदर रोड बन चुकी है। जगह जगह पूरे पहाड़ के पहाड़ गिर चुके हैं और जिस तरह से हमारी ये जो सुरंग खुद रही है पहाड़ में और ऊपर बद्रीनाथ और केदारनाथ में, जिस तरह से विकास के कार्य के लिए खून के आंसू रो रहे हैं वहां पे लोग। बद्रीनाथ में देखिए उन्होंने उजाड़ के रख दिया, जिस तरह से देहरादून उजाड़ा हुआ है। अब उजाड़ा हुआ व्यक्ति अब क्या बोले, कैसे तैयारी करे, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन हाँ, उसको ये लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको बचा सकता है, क्योंकि हिंदुओं की बड़ी जमात यहाँ पे आस लगाए बैठी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और इस राज्य का कल्याण हो जाएगा। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का राज्य से मतलब क्या? छोटा सा राज्य, और जब यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, मध्य प्रदेश में नहीं होगा, हिमाचल में नहीं होगा, हरियाणा में नहीं होगा, तो ये किस देश की बात करेंगे? ये इतने से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाकर असंवैधानिक कार्य करने की जो मुहिम और ये हुंकार यहाँ पे भर रहा है, वो एक तमाशा है। और उस तमाशे के बहाने बार बार देखिए, जिस यूनिफॉर्म सिविल कोड को यहाँ की जो अध्यक्ष बना रखी थी माननीय जस्टिस देसाई मैडम, वो ऑलरेडी कह चुकी कि मैंने इसको लॉ कमीशन को सौंप दिया है। उसके बाद उसी दिन आया था कि जी इसकी सरकार, यहाँ की सरकार को भी सौंप दिया है। अब ये व्यक्ति 1-1.5 महीना से मालूम नहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड के आगे उस गुब्बारे को फुला ही नहीं पा रहे। अब उसको कैसे फुलाना है, उसको पूछने के लिए शायद दिल्ली दौड़ लगाई हो कि मैं किस तरह से इसको भुलाऊं, क्योंकि प्रधानमंत्री भी सीना ठोकने लग गए हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश की जरूरत है। और इनके बीच में जहां लॉ कमीशन एडवाइज कर रहा है सरकार को कि प्लीज डोंट टच इट, मतलब बहुत सारा कुछ सामने आ चुका है। किस तरह से सुशील मोदी जो इसके सदस्य हैं वो इसके बारे में कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आज जो गढ़वाल में 16 लोग नमामि गंगे उसके माध्यम से जो हमारे राष्ट्र में जो मरे थे जो लोग, और उसमें जो रिपोर्ट आई है एडीएम की, और उस एडीएम की रिपोर्ट में जो आया है कि बाहरी कंपनियों को ये काम दिया गया था, एक पटियाला की कंपनी को और एक कोयम्बटूर की कंपनी को। अबे बेशर्मो, तुम्हें इस पहाड़ में कोई ऐसा ठेकेदार नहीं मिला जो एसटीपी, ये बहुत बड़ी चीज नहीं थी। और इतने बेईमान ठेकेदार निकले जो अर्थिंग को और एमसीबी जो राइट करंट स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए थी वो नहीं लगाए, और उसके एवज में 16 जाने इस पहाड़ ने खोई। और वहां की औरत, वो जो आशा नौटियाल जी है, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनकर छाती फोड़ रही थी, उछल रही थी देहरादून में कि पौड़ी वालों की बेइज्जती कर दी। अरे पौड़ी वालों की क्या, तूने तो चमोली वालों की बेइज्जती कर दी। चमोली के लोगों के मेरे को लगता है खून नहीं पानी हो चुका है, उनका पानी हो चुका है। जो अपने 16 साधक जो वहां पे मरे हैं उसको नहीं देख रहे हैं, और ऋषिकेश में पूरा मन जो है गंगा में जाने लग गया है। और ऐसी स्थिति में वो रविंद्र जी आते, उनको कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए दिल्ली दौड़ लगा रखी है। वो बहुत ही ठीक है रविंद्र जी आते हैं, अभी उनको रोक रहे। थपलियाल साहब, ठीक है, हम आपकी बात समझ गए कि देखिए आप भी यही चाहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश का विकास हो। अब दिल्ली जाएं, लेकिन
प्रदेश के लिए अगर कुछ लेकर आएंगे तो बेहतर होगा। और आज हम बात कर रहे हैं कि विपक्ष का हल्ला बोल धामी की दिल्ली दौड़ से आकर विपक्षी क्यों परेशान हो जाते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। अरुण शर्मा जी का रुख करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरुण जी, आपने सबकी बात सुन ली होगी, सारे राजनीतिक दलों की बात सुनी कि किस तरीके से सीएम धामी के दिल्ली जाने को लेकर लोगों को कई सारे सवाल जो है वो उठ जाते हैं। लेकिन आप बताइए, वर्तमान में जो समय चल रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तैयारियां उत्तराखंड में भी काफी तेजी के साथ चल रही हैं, और इस बार जिस तरीके से मुद्दे उठाए गए, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो चुनाव से पहले, क्योंकि इस बार सैन्य प्रदेश को एक तरफ जहां खूब बीजेपी कहती है तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर उठा लिया था, और इसके बाद अभी भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। यूसीसी बड़ा मुद्दा बना ही हुआ है। उत्तराखंड बेहद अहम किरदार निभाने वाला है लोकसभा के चुनाव में। क्या सीएम धामी लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं या फिर प्रदेश की भी उनको चिंता है? लोकसभा में चुनाव से पहले यूसीसी क्या आ सकता है? यूसीसी को लेकर कितना मंथन हो रहा है? क्योंकि प्रदेश की जनता सर बेहाल है और कह रही है कि प्रदेश का विकास तो पीछे हो गया, अब चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। और साथ ही साथ बहुत से और चीजें हैं, क्योंकि वर्तमान में उत्तराखंड जो है पूरी तरीके से चर्चा में है, चाहे कैबिनेट विस्तार की बात हो या फिर और सारी चीजें हो, इन सबको लेकर कई सारे सवाल हैं। अरुण जी, देखिए गरिमा जी, ये सही बात है कि बीजेपी चुनावी मूड में है, और केवल अभी नहीं, हमेशा रहती है। हाँ। उनकी पूरे 5 साल पूरी तैयारी चलती रहती है, चाहे वो ग्राम पंचायतों की हो, चाहे नगर निकायों की हो, विधानसभा की हो या लोकसभा की हो। अब आप लोकसभा की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाद नगर निकायों के चुनाव होने सबसे पहले, और उससे पहले बागेश्वर उपचुनाव भी होना है, क्योंकि जो हमारे मंत्री थे पुराने परिवहन मंत्री चंदन रामदास जी, उनकी सीट खाली हुए टाइम हो गया है, तो वहां भी 6 महीने के अंदर चुनाव कराना होता है, और लगभग वो चुनावी तैयारी वहां की भी लिए पूरी है, शायद चुनाव आयोग की। तो पहले तो ये चीजें होनी है, लोकसभा चुनाव उसके बाद है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस लीड जो गठबंधन है इंडिया, वो सामने आ गया है, और निश्चित तौर पर उस गठबंधन का जो घटक दल है उनका अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रभाव है, तो उससे निपटने की भी ये तैयारी हो सकती है। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए चुनावी तैयारी करना कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए। यूकेडी को भी करनी चाहिए, आम आदमी पार्टी को भी करनी चाहिए, कांग्रेस को भी करनी चाहिए, बीजेपी को भी करनी चाहिए। और क्योंकि यूकेडी को छोड़ के बाकी जो दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनकी डोर दिल्ली से संचालित होती है। इनका सारा जो भी निर्णय होना होता है वो दिल्ली से होना होता है। इसलिए इन पार्टियों के मुख्यमंत्री का लगातार दिल्ली दौड़ में लग जाना स्वाभाविक है। लेकिन जैसा मैं कांग्रेस के लोगों का बयान देख रहा था कि क्योंकि इस महीने मुख्यमंत्री 3 बार दिल्ली गए हैं, इसलिए खतरे की घंटी है, तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी का मामला है। उसको ये तय करना है कि उसको खतरा पैदा करना है या सुरक्षा देनी है इस राज्य को। लेकिन स्थिति ये भी है कि इस बरसात के मौसम में पिछले काफी टाइम से जो लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसकी वजह से जनता में असंतोष बढ़ रहा है। बिल्कुल। और उत्तराखंड में तो अरुण जी बहुत सारी समस्याएं हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं उत्तराखंड ने झेली हैं। इस बार भी 4 धाम की यात्रा चल रही थी, और किस तरीके से यहाँ पर भी लोगों के सामने समस्याएं आई, या फिर मौसम के चलते बारिश ने जो आतंक उठाया, ये सारी समस्याओं से लोग परेशान हैं। कोई भेदभाव नहीं किया। हाँ। उसने अगर उत्तराखंड के भाजपा सरकार के सामने परेशानी पैदा की, तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार के सामने भी परेशानी पैदा करी। बिल्कुल। मौसम कोई भेदभाव नहीं करता। निश्चित तौर पर अगर हम मौसम के हिसाब से अपने को तैयार नहीं करेंगे, क्योंकि हम मौसम के विपरीत अपने को तैयार कर रहे हैं। आज नदियों के नालों के किनारे मकान बन गए हैं, तो इस वजह से जब मौसम अपना रूप दिखाता है तो कहीं ना कहीं वो तबाही आ जाती है, वो नुकसान होता है, और वो नुकसान निश्चित तौर पर राज्य की जनता को झेलना पड़ता है। तो वो नुकसान भी सबके सामने आ रहा है। हमारे यहाँ बहुत सारी सड़कें बंद है। मैं परसों ही श्रीनगर गया था, तो बीच में कई जगह पे हालांकि बंद नहीं थी, लेकिन मलबा आ रखा था आधी सड़क तक। और मुझे पता लगा गुप्तकाशी से लेके फाटा तक जो केदारनाथ वाला रास्ता है वो बिल्कुल तबाह हो रखा है। और इसी तरह कई जगह उत्तराखंड में जो 4 धाम रूट है, उनके बहुत ज्यादा सड़कें इस टाइम डैमेज है।
इसके अलावा कुमाऊं में जो पहाड़ी जिले हैं, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, उनमें भी स्थितियां खराब है। और देखिए, अब बरसात पे या आपदा पे किसी का बस नहीं है, लेकिन हम कम से कम प्रिकॉशन तो ले सकते हैं, और वो प्रिकॉशन मुझे लगता है सरकार ने लिए। आज कल जहां भी सड़कें बंद हो रही है तो वहां पूरी तेजी से खोलने के भी प्रयास हो रहे हैं। बहुत ज्यादा देर सड़कें बंद नहीं रहती। तो ये सारी चीजें हैं। अब वो धामी जी दिल्ली गए हैं, दिल्ली से पिटारे में क्या लेके आते हैं, क्योंकि दायित्व के इंतजार में 2 साल से लोग बूढ़े हो गए, 4 मंत्रियों के पद खाली हैं, और बड़ा सुनाई तो जा रहा है कि नहीं, कहा ये जा रहा है अरुण जी कि अगर वो गए हैं तो कहीं ना कहीं कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बातचीत हो सकती है। कैबिनेट विस्तार वाली बातचीत भी सामने आई है कि ऐसा भी है। हालांकि पिछले कई बार जब वो जाते हैं, 1 महीने में 3 बार गए, इन सभी दौरों के दौरान हमने भी इस बात को उठाया कि अब कैबिनेट विस्तार इस बैठक के बाद संभव हो सकता है, लेकिन अब तक हुआ नहीं है, उस पर भी कोई बातचीत नजर नहीं आई है। ध्यान रखनी पड़ेगी। हाँ, बीजेपी ग्रह नक्षत्रों पर ज्यादा विश्वास करती है। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि 30 अगस्त तक, हाँ, जो क्योंकि ये अधिक मास चल रहा है, हाँ, और इसको शुभ कार्य के लिए अशुभ माना जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इस अधिक मास में कोई इस तरह का काम करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर वो प्रतीक्षा उत्तराखंड की जनता को भी है, बीजेपी के लोगों को भी है, और विपक्षी दलों को भी है कि आखिर किस किस को दायित्व देते हैं, किस किस को मंत्रिमंडल में लाते हैं, और किस किस कद्दावर मंत्री को ये हटाते हैं, क्योंकि 4-5 मंत्रियों को हटाए जाने की बात भी लगातार चर्चा है। जी गरिमा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। अब रविंद्र जी के पास एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। रविंद्र जी, आपने सबकी बात सुन ली होगी, कई सारे मुद्दे हैं, उन पर काम नहीं हो रहा जो आपके अपने प्रदेश के मुद्दे हैं, तो ऐसे में विपक्षी सवाल क्यों ना उठाएं? कैबिनेट विस्तार की बात हो या प्रदेश की जो समस्याएं हैं इनसे निजात की बात हो, ये सब बरकरार हैं और सीएम धामी की दिल्ली दौड़ जारी है, तो ऐसे में सवाल तो उठेंगे ना। और फिर आपका जो पिछला इतिहास हम कह सकते हैं रहा है, भी आशीष जी कह रहे थे कि भाई इसके पहले भी जनता ने ऐसी चीजें देखी हैं, तो ऐसे में सवाल क्यों ना पूछे जनता को तो डर बना रहता है। आप मुख्यमंत्री बदल देते हैं कई बार। देखिए, ये तो प्रेडिक्शन है कि आप कुछ भी आकलन अपना लगा सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारी दौड़ जो है विकास की दौड़ है। हमारी सर वही तो नजर नहीं आती ना, वही नजर नहीं आती, तभी विपक्षी आपके सवाल करते हैं। वरना आपके मुख्यमंत्री, आपके प्रधानमंत्री खैर सबके हैं, लेकिन केंद्र सरकार भी आपके दल की है, तो उस केंद्र में आपकी सरकार, प्रदेश में आपकी सरकार, आप कभी भी दिल्ली जाए हम क्यों आपसे सवाल करेंगे? आप अपने इंटरनल मैटर पे भी जा सकते हैं सर। गरिमा जी, विपक्ष अगर ये बात कहता है तो ये तो उनका जो है आंखें बंद है, वो देखना ही नहीं चाहते। लेकिन गरिमा जी, अगर आप भी ऐसी बात कहेंगे कि नहीं, मैं उनके ही बात कर रही हूँ, और विकास के नाम पर तो हम सवाल करेंगे ना। विकास कार्य हो रहे हैं और दिखाई नहीं दे रहे। मैडम, मैंने भी देखे हैं, सड़कों पे बोर्ड लगे हुए हैं 2 साल बेमिसाल। या विकास कह रहे हैं जो बोर्ड आप बोला ना नोटियाल जी। अब आप देखिए, एक ठीक है आशीष जी, ठीक है, आप सुनते हैं उनको, अब उनको सुनते हैं। सवाल हम सब ने कर लिया, मैंने भी और आपने भी, आप सुन लेते हैं। एक तो 3 वर्सेस 1 है ना। एक तो मुझे हो सकता था बीच बीच में टाइम देते तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन फिर भी मुझे बेरोक समय दे तो मैं सबके अरे बिल्कुल मैंने सवाल किया था, आपकी पूरी बात सुनेंगे हम। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से नोटियाल जी ने सवाल कई तरीके के खड़े किए, मेन प्रश्न पे ये हमने इनसे जो किया उस पे ये नहीं आया। देखिए, इनकी अपनी लड़ाई है गुटबाजी को ये छुपाने के लिए, जिस प्रकार से इनके सर फिर आप कहेंगे मैं बीच में बोलती हूँ ना, रविंद्र जी आप कहेंगे मैं बीच में बोलती हूँ, आपको टोक रही हूँ, लेकिन गुटबाजी की जितनी घटनाएं, जितने मामले इनके यहाँ पर हमने देखे थे उतने ही आपके यहाँ पर भी देखने को मिले थे। वो समय चला कि आज जब सिर्फ प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बीच गुटबाजी की खबरें कांग्रेस में आती थी, वरना बीजेपी में भी बड़े नाम है जहां पर गुटबाजी हुई है, और आपने खुद इस बात को स्वीकारा है, आपकी पार्टी के लोगों ने, कि आपकी गुटबाजी के चलते ही तो पुष्कर सिंह धामी हार गए थे। सर नहीं स्वीकारा, मेरी ही डिबेट्स में आपके कई सारे प्रवक्ताओं ने कहा कि हमारे यहाँ भी कई गुटबाजी थी, कुछ अंदर के ही लोग थे जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी को हरवा दिया, वरना ऐसा नहीं होता। देखिए वो बात क्या थी क्या नहीं थी, ये विषय अलग है। क्यों सर, गुटबाजी अगर उनके दल में है तो आप में भी तो है ना। हमने देखा नहीं कि हरीश सिंह रावत का मामला हो या कोई भी मामला हो, ये सारे अंतरकलह के मामले बीजेपी ने भी झेले हैं। गरिमा जी, हमारे यहाँ गुटबाजी आपको आप कह तो रहे हैं, लेकिन आप हमें दिखाइए ना कि कब एक प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री अलग अलग बयान देके कह रहे हाँ भाई मैंने वीडियो वायरल करी, वो कह रहा है इन्होंने मेरे को बदनाम करने के लिए करी, वो ये कह रहा हाँ मैंने करी, मेरे गढ़वाल के लोगों को गाली दोगे, इसको ऐसा कहोगे तो मैं करूंगा।
तो ये ऐसी स्थिति जो है ये सिर्फ कांग्रेस में ही आ सकती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि मेरा देश मेरा माटी, हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा यात्रा, इनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे कि लगा दो तिरंगा। अरे भाई, इतनी नफरत क्यों है तिरंगे से? अब आपने अपने पार्टी का नाम इंडिया रख लिया, आपने अपने पार्टी का झंडा जो है तिरंगे से रखा हुआ है, तो अब आप अपने को थोड़ी ना इंडिया समझोगे, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। ये कहने वाले लोगों को क्या पता कि भारत क्या होता है, इंडिया क्या होता है? तो ये कहना कहीं ना कहीं कि हम अगर अपने देश को, अपने लोगों के बीच में राष्ट्रता के भाव जगाने के लिए, राष्ट्रता को राष्ट्र सर्वोपरि रखने के लिए अगर ऐसा भाव लोगों के बीच में अलग जगाने के लिए काम करते हैं, तो इसमें बुरा ही क्या है? इसमें कांग्रेस को नफरत क्यों है? आप कह रहे हैं कि हर घर सिलेंडर दे दो, भाई पड़ोस में आपके हिमाचल में सरकार है, दे दो घर घर जाके नौकरी, किसी ने मना नहीं किया। आज अभी 2 दिन पहले गरिमा जी कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री का बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है, उनने कहा भैया हम जितना लोगों को फ्री दे सकते थे दे दिया, विकास कार्य करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। लगभग 20 विधायक इनके बागी हो रखे हैं कर्नाटक में। अब फिर कहेंगे जी टूट गए, वो चिट्ठियां लिख रहे हैं कि हमारे तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑपरेशन लोटस आपका कर्नाटक में भी शुरू हो चुका है? नहीं, हमने नहीं करा। ये तो सार्वजनिक है। आप देखिए ना, 2 दिन पहले से वीडियो उसमें है, विधायक कह रहे भाई हमारे क्षेत्रों में हम काम क्या करें, लोग हमारे से कह रहे सड़कें बनाओ, नाली बनाओ। इनके डी शिव कुमार जी कह रहे हैं कर्नाटक के, भैया विकास कार्यों में पैसा नहीं खर्च हो सकता। वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आधार कार्ड मांगा जा रहा फ्री यात्रा कराने वाली महिला को। उन्होंने कहा भाई ऐसे नहीं, महिला पहले आधार कार्ड दिखाओ। तो इस तरीके की आप कह रहे हैं, आप हमें तो ज्ञान बांट रहे हैं कि एक एक घर जाके नौकरी दे दो। अरे भाई आप हिमाचल में दे दो, आप घर घर सिलेंडर फ्री दे दो, आप घर घर बिजली फ्री दे दो। लेकिन सर ये बात तो नहीं हुई ना रविंद्र जी कि अगर वो आपसे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो आप हिमाचल की बात करेंगे। अरे हिमाचल में आपके प्रवक्ता हैं, जब हम हिमाचल पर डिबेट करेंगे तो वहां पर हो जाएगी। और अगर हम मानते हैं कि ये गलत है, हमने मान लिया कि ये गलत है, इसी के चलते आज उनकी कितने राज्यों में सरकार है और आपकी कितने राज्यों में सरकार है, आप कहाँ कहाँ पर हैं, आप केंद्र में भी हैं। उसके बाद अगर इस तरह की बात होगी कि भाई आप अपने राज्य में कर लीजिए, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं बात आपकी बिल्कुल जायज है। उत्तराखंड की बात हो रही हो तो मेरे प्रदेश की बात करनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा ना। आप कांग्रेस हैं, आप अपने को इंडिया कहते हैं, आप दिखाइए ना, आपने करके दिखाया। तो सर कांग्रेस को इंडिया कहने से आज वही बात है ना कि इंडिया वाले मुद्दे पर अभी हम डिबेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने प्रोग्राम्स का नाम इंडिया रखा, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, समस्या नहीं है। वो अपने दल का नाम इंडिया रखते हैं तो समस्या किस बात पर हो गई? अरे ये देश जानता है सर, जो देश की जनता मूर्ख थोड़ी है, वो जानता है कि असली इंडिया क्या है। और इंडिया उनका एक लंबा नाम है जिसका शॉर्ट फॉर्म अंग्रेजी में इंडिया है। देखिए, मैं इंडिया कह के ये जितने विपक्ष के लोग हैं ना, अब सबको अलग अलग कहूं, एक छोटा भाई एक बड़ा भाई, ये सारे जो है एक उसके हैं, इनको INDIA के नाम से जाना जाता है, जो ये अपने को इंडिया बता रहे हैं। मैं इसलिए संबोधन कर रहा हूं बार बार। तो देखिए, डिजिटल इंडिया, खेलो इंडिया, दौड़ो इंडिया, करेगा इंडिया, ये सब नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने रखे हैं। इन्होंने क्या नाम दिया था, इनके राज्य में होते थे, उन्होंने कहा इंडिया मुजाहिदीन। बहुत जहां बम धमाके हुए ट्रेन में, बसों में, सड़कों पे, उत्तराखंड के विकास की बात करो। बिल्कुल ठीक है, विकास की ही बातें हो रही हैं। ठीक है, विकास की बात हो रही है। देखिए जिस प्रकार से यूकेडी के अंदर जो प्रदर्शन हुआ, इन लोगों को पता रहना चाहिए ये प्रदर्शन किसी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ या प्रदेश की किसी नीति के खिलाफ नहीं हो रहा था। ये हो रहा था प्रदेश कार्यालय को कब्जा करने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी कब्जाने के लिए। पूरा प्रदेश ने तमाशा देखा। तो आप हमें ज्ञान बांट रहे हैं, पहले अपने आप को देखिए। आप पीसी थपलियाल जी यूकेडी के किस ग्रुप के हैं? आप सेमवाल जी गुट के हैं या काशी चिंगेरी जी के गुट के हैं या कोई और तीसरा कोई और नया गुट बन गया? तो कहीं ना कहीं देखिए, चैनल पे बैठ के तो ये बात करते हैं, लेकिन तो सर आपको कौन बताएगा? आपको कौन बताएगा? मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ कि अगर मीडिया वाले खुलकर सवाल करें तो कई बार ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष के लोग तो कह देते हैं भाई आप भी इनके साथ मिले हुए हैं, या अगर हम विपक्षों से सवाल करते हैं तो कह दिया जाता है कि भाई आप तो उनकी भाषा बोल रहे हैं, कि आप उनकी ओर से हैं, आप आरोप लग जाते हैं। विपक्षी भी आपसे ना कहें, कोई पूछे ना सवाल, तो सत्ता से सवाल कौन पूछेगा? सर विपक्षी तो इसीलिए होते हैं और तभी मजबूत लोकतंत्र बनेगा।
गरिमा जी, मैंने कभी आपको नहीं कहा, आप हमारे से बहुत सख्त सवाल पूछिए, पूरे हार्ड सवाल पूछिए, लेकिन किसी ना किसी की लॉजिक के साथ पूछिए। आप अगर ये कहें कि जी, ठीक है, आप अगर ये कहें कि लॉजिक सवाल पूछते हैं मैडम। हम ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल ले जा रहे हैं, ये कह रहे हैं नहीं बन रही जी, कोई रेल नहीं बन रही। नहीं अफसर, ऐसे बहुत से मुद्दे हैं, आज यहीं पर आपसे ही चर्चा मुझे लगता है, और मेहमानों का वक्त जाया हो जाएगा, उनको बुलाया तो उनसे भी बातचीत करनी चाहिए, वरना ऐसा नहीं है कि मुद्दे बहुत से हैं। अभी मैं आपको बता देती हूँ, स्मार्ट सिटी की आप बात करें, सबसे बड़ा मुद्दा मैं फिलहाल उसको मानती हूँ। अभी थपलियाल साहब ने ऑल वेदर रोड को लेकर कही, बताइए आपके पास कोई जवाब है? फैक्ट पर बात नहीं करते बीजेपी वाले, ये मैं बिल्कुल बोल रही हूँ। ऑल वेदर रोड का काम बहुत प्रगति तरीके से हो रहा सर है। क्या स्मार्ट सिटी का बजट आपका आधा हो गया? क्यों हो गया सर? डबल इंजन की सरकार में आधा। अब या तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर पाई, क्यों पैसे वापस गए? 450 करोड़ का मतलब आपको पता ही होगा, मुझे लग रहा है बहुत होते हैं। 1000 करोड़ का बजट था, सिर्फ 550 रह गया, 450 वापस लिए, क्यों लिए सर? देखिए गरिमा जी, स्मार्ट सिटी का काम बहुत ज्यादा हो। स्मार्ट सिटी खाली सड़क नाली खाले नहीं है। हाँ, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट शौचालय बने, स्मार्ट हाँ, बसें चली हैं, हाँ, तो स्मार्ट हॉस्पिटल बने। हाँ, तो सब बन गया सर, सब बन गया, बिल्कुल बना है। आप बताइए कि किस प्रकार से स्थिति थी ड्रेनेज की, आज उसको मैं बता रहा हूँ गरिमा जी, आने वाले समय में आप इस बात को नोट करके रख सर। मैं इंतजार कर रही हूँ, आपकी सरकार की ओर से दावा किया गया था, आपकी सरकार की ओर से दावा किया गया था कि इस वक्त में समय सीमा निर्धारित की गई थी कि इसके अंतराल ही हम अपने इस काम को पूरा कर देंगे और स्मार्ट सिटी बन जाएगा। स्मार्ट सिटी के नाम पर जो हाल हो गया है सर शहर का, उससे तो उसी शहर की जनता परेशान है। वो कह रही है कि भाई हमको जैसा था वैसा दे दो। मैं गरिमा जी इस बात के लिए एग्री करता हूं कि हम समय पे काम को नहीं हो पाया है किसी कारण, लेकिन मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगले 2 साल में, अगले 50 साल तक सड़कों को खोदने की जरूरत नहीं पड़ने की। इतना सर नीचे साल भर के भीतर एक सड़क को कई बार खोदा गया है, हमने खुद रिपोर्ट्स दिखाई हैं सर। ठीक है, पाइपलाइन, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जो कह रहे हैं ये सच साबित हो। मैं चाहती हूं कि आपने जो कहा ये बात बिल्कुल ठीक हो, आम जनता को बार बार भुगतना ना पड़े। ठीक है, आम आदमी पार्टी से हैं राजेश जी, नाम से ही ले लूं जी। राजेश जी, आप देखिए यहाँ पर रविंद्र जी तो कह रहे हैं कि भाई सारे काम बिल्कुल लाइन पर चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो फिर क्या समस्या आ गई? काहे आखिर जो विपक्षी हैं वो सवाल खड़ा करते? जाने दीजिए मुख्यमंत्री को दिल्ली, आपके प्रदेश में तो सब एकदम टनाटन चल रहा है। गरिमा जी देखिए, इन लोगों का एक ही काम है, हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं बीजेपी से, इनका एक ही काम है, जब आप इनसे मुद्दे की बात करेंगे ना तो ये आपको हिमाचल ले जाएंगे, ये आपको दिल्ली ले जाएंगे, ये आपको कर्नाटका ले जाएंगे, लेकिन मणिपुर नहीं ले जाएंगे आप। जो इस समय देश के अंदर मणिपुर के हालात हो रहे हैं उस पर चर्चा मत कीजिए इनसे ये मत पूछिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जितना जरूरी उत्तराखंड के लिए है, क्या इसके एवज में या इसके साथ में यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट कोड नहीं बन सकता है? क्या हमारे जिस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड ये थोपना चाह रहे हैं प्रदेश के लोगों के ऊपर, तो बहुत खास आवश्यकता इस प्रदेश की नहीं है। अगर इसको यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट कोड कर दे तो मुझे लगता है कि इनके समर्थन में या प्रदेश की सरकार के समर्थन में काफी युवा आएंगे। आज ये मेरा देश मेरी माटी की बात कर रहे हैं, ये किस देश और किस माटी की बात कर रहे हैं? ये यहाँ के किसानों की जो फसल की बर्बादी हो रही है, जो इतनी बड़ी त्रासदी में लगातार उनके खेत बहते हैं, जो खेत आज बंजर हो गए हैं, जो युवा आज पलायन करके प्रदेश से चले गए हैं, जो आज लंपी वायरस से प्रदेश में कहर बना हुआ है, जिन स्कूलों में टीचर नहीं है, जो स्कूल जर्जर हो गए हैं, जहां घरों में पानी नहीं आ रहा है, जहां घरों में सड़कें नहीं है, उन मुद्दों पे बात नहीं करने चाहते। मेरा देश मेरा माटी करने से क्या हो जाएगा? क्या ये बताना चाहते हैं कि अकेले ऐसे देशभक्त हैं जिन्हें पूरे देश की और देश के सैनिकों की चिंता है? अगर आप उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी की बात करें तो आज 36 आरक्षण के लिए भी ये उस मामले को अपने विधानसभा के अंदर पास नहीं करा दे पा रहे। कितना दुर्भाग्य है हमारे लोगों का। उन लोगों ने जिन लोगों ने सीने पे गोलियां खाई, जिन लोगों के साथ बर्बरता हुई, आज उनके हक अधिकार की ये बात नहीं कर रहे, सैनिकों को सम्मान देने की बात करते हैं। आज 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पे क्या कर रहे हैं ये? आज ये जिस तरीके से इन्होंने अभी ये 4 साल के लिए हमारे बच्चों को एक ठगने का काम किया है और इन्होंने बता दिया कि अग्निवीर के माध्यम से 4 साल के लिए आप चले जाओ, उसमें क्या हो रहा है? 4 साल के बाद उस बच्चे का क्या भविष्य होना है बता सकते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि उन बच्चों को 4 साल के बाद जिस तरीके से इनके बीजेपी के बड़े आप दिल्ली में बता दीजिए, दिल्ली में कौन सा भविष्य बना रहे हैं? कल दिल्ली में इतना जबरदस्त दंगा हुआ ताजियों के नाम से, मुख्यमंत्री वहां ठेके लगा के हंस रहा। आप बताइए ना दिल्ली में आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार दिल्ली में भाई, यहाँ को आपको नकार दिया,
देखिए सुनिए, आपको यहाँ पे नकार दिया पब्लिक ने, आप दिल्ली का उदाहरण दीजिए कि ठीक है दिल्ली में सर, उनको आपने सर क्या एक बना साथ, दिया? रविंद्र जी एक साथ नहीं, मैं आऊंगी, आप काउंटर करिएगा, ठीक है। हाँ मेरा सिर्फ इतना कहना है गरिमा जी, जिस तरीके से प्रदेश के हालात हो रखे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात कीजिए, शिक्षा की बात कीजिए, रोजगार की कीजिए, पलायन की कीजिए, किसानों की कीजिए, महंगाई की कीजिए, ये किसी मुद्दे पे खड़े नजर नहीं आते हैं। हमारा प्रदेश का आदमी इस समय सुख शांति चाहता है, हमारा प्रदेश का आदमी प्रदेश के अंदर रोजगार चाहता है, हमारे प्रदेश का आदमी महंगाई कम चाहता है, प्रदेश का बच्चा ये चाहता है कि उसको प्रदेश के अंदर अच्छे स्कूल में शिक्षा अच्छी मिले। आज की मैं आपको एक घटना बताता हूँ, मेरे को खंड शिक्षा अधिकारी से बात करनी पड़ी लोहाघाट विधानसभा के अंदर, जहां से हमारे चंपावत जिले से मुख्यमंत्री आते हैं, वहां पे शिक्षक 16 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है और स्कूल न जाने के एवज में 12वीं पास बच्चे को स्कूल में भेज रहा है। और आप दुर्भाग्य देखिए कि वहां के जो अभिभावक हैं वो उसकी शिकायत नहीं कर पा रहे, और शिकायत न करने की स्थिति में मुझे खंड शिक्षा अधिकारी को बोलना पड़ रहा है कि इसके खिलाफ एक्शन लीजिए। तब जाके आज वो शिक्षक फोन करके बोल रहा है सर मेरे से गलती हो गई है, मेरी गलती को माफ कीजिए, मैं कल से स्कूल जाऊंगा। तो ये तो हमारे प्रदेश का हाल है। प्राइमरी स्कूल में पहली से 5वीं तक की कक्षा के बच्चों को जब शिक्षा नहीं मिल रही है, वो उसके बाद जूनियर में जाके क्या शिक्षा लेगा? ऐसा तो शिक्षा मॉडल इन्होंने खड़ा किया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यानी आपको भी लग रहा है कि देखिए जो आम चीजें हैं, जो आम विकास की बातें हैं, कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, इन सब पर बात ना कर रखे बीजेपी अन्य चीजों पर लगी हुई है। थपलियाल साहब के पास चलते हैं। थपलियाल साहब देखिए, राजनीति होती है और अभी यहाँ पर कहा गया कि भाई मेरी माटी मेरा देश एक नया अभियान शुरू हो गया है। इसके पहले जनसंपर्क अभियान चल रहा था बीजेपी का 9 साल पूरे होने के मौके पर। आप भी देखिए, मुझे जितनी जानकारी है, आपने खुद भी सेना में सेवाएं दी हैं, तो ऐसे में सैन्य प्रदेश जब कहलाता है उत्तराखंड, तो क्या लगता है क्या इसी वजह से यह अभियान यहाँ पर अभी से शुरू हो गया है? क्योंकि हम देखते हैं ना कि राजनीतिक दल ना बड़े अच्छे से मौका देखकर, जगह देखकर अभियान भी चलाने लग जाते हैं। देखो, सैन्य बहुल राज्य में जो कुदशा सैनिकों की उत्तराखंड में है, हम जब कंपेयर करते हैं हिमाचल और हरियाणा से, तो हमें शर्म आती है। इवन दिल्ली भी इतनी संवेदनशील है कि अगर कोई वहां शहीद हो जाता है तो उस सैनिक परिवार को 1 करोड़ दिल्ली सरकार देती है। लेकिन ये बेशरम जो हैं, जो इस राज्य के सबसे बड़े, भाई आप कहाँ की बात कर रहे हैं तुलसी थपलियाल जी? अभी मध्य राजस्थान में 4-5 पुलवामा शहीद की महिलाएं धरने पे बैठी रही। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा। आप बता रहे 1 करोड़ रुपए जीते, मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा। क्यों झूठ बोलते हैं भैया? राज्य सरकार ने राजेंद्र जी प्लीज, राजेंद्र जी ऐसे बीच में नहीं, उनको नहीं बोला मैं। ठीक है राजेंद्र जी, नहीं बोला। मैं आखिरी प्रतिक्रिया राजेंद्र जी आपसे ही लूंगी, आप सबके सवालों का जल्दी से जवाब दीजिए। मैं राजस्थान का नाम ही नहीं लिया। हाँ ठीक है, बताइए। मैं कह रहा हूँ, अरे तो राजस्थान का जिक्र भी कर देते ना आप। यहाँ पे विकास जो है, इस आदमी को कौन समझाए? भगवान भी नहीं समझा सकता। ठीक है सर, आप प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं सर, प्लीज। रविंद्र जी प्लीज आप भी शांत हो जाइए, और थपलियाल साहब आप बताइए। मैं आऊंगी आपके पास, आपको जो कहना कहिएगा। ठीक है। कि हमारे जो बड़ी परियोजनाएं केंद्र सरकार ने हमें दी थी, जिसमें ऑल वेदर रोड 12,000 करोड़ से भी ऊपर का बजट इसमें था, और प्रधानमंत्री ने सीना तोड़ के यहाँ पे बोला था कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हाँ। एक झंडी चलाने वाला भी पहाड़ी नहीं है उस योजना में। अच्छा। दूसरी चीज, जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में मैडम, अगर देखो, हम चलो ऑल वेदर रोड में हम बिल्कुल नालायक से हम नहीं कर पाए काम, लेकिन हमारा जो उत्तराखंड का युवा है, ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे तरह इसकी सर्विस ली जा सकती है। यहाँ पूर्व सैनिक इतनी संख्या में हैं, उन पूर्व सैनिकों को एम्प्लॉय करके, लेकिन इन्होंने झारखंड के लोगों को ठेका दिया है यहाँ पे नमामि गंगे में। और उसमें सबसे बड़ी पोल अभी छोटे से एसटीपी में, जहां पे 110 लाख जिसमें सिक्योरिटी जमा की है, वो अरबों का काम एक पटियाला और कोयम्बटूर वाली कंपनी को दिया इन्होंने। देखो कितने बेशरम है, इनको पहाड़ नहीं दिखता मैडम। पहाड़ आज बिल्कुल, अगर संवेदनशील सरकार होती हमारी, तो यही एक 10-10 किलोमीटर की पैच बनाते और वो कोऑपरेटिव बना के युवाओं को हैंड ओवर करते। इन्होंने कौशल विकास में हजारों करोड़ रुपए गबन किए हैं। इतने बेईमान है ना, इनकी बेईमानी का अगर पर्दाफाश, लेकिन थपलियाल साहब ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये बहुत बेईमान है, इन्होंने बहुत बेईमानी की, इन्होंने कोई काम विकास का नहीं किया। सर ये दोबारा चुनाव जीत गए, क्यों? आप क्यों अपनी बात जनता तक, इनकी ये बेईमानी आप जनता तक क्यों नहीं पहुंचाते सर?
गुब्बारे फुलाए, ये तो जीतेंगे। यहाँ तो पूरे अंधभक्तों की टीम इन्होंने खड़ी कर ली। हमारे सारे युवाओं को उत्तरकाशी के इन्होंने बना दिया है। अरे इन्होंने वहां पे दे दो, करुण मेहरा जी की तरह गाली दे दो कि खून सूख गया, थूकते हैं, बोल दो ना, आप भी बोल दो। स्वामी राम के दे दो गाली वहां पे कि भाई वोट ही नहीं इन्होंने दो, गाली दो करुण मेहरा जी की तरह आप भी। देखो रविंद्र जी बीच में नहीं। रविंद्र जी, दो लोग एक साथ बोलते किसी की बात नहीं आती, आपको भी हम नहीं सुन पाते। नहीं सर प्लीज, नहीं सर प्लीज, गलत बात है, गलत बात है। आप लोग सभ्य लोग हैं और यहाँ पर टीवी डिबेट पर बैठे हुए हैं, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? आपका काम है गाली देना। थपलियाल साहब प्लीज, आप लोग सभ्य लोग हैं और जिम्मेदार लोग हैं और टीवी चैनल पर बैठे, इस चीज का सम्मान करिए कम से कम। हमारे खेत खलियान इतने मजबूत नहीं है। देख लीजिए गरिमा जी, ठीक है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो बातों बातों में कह देते हैं। ठीक है थपलियाल साहब प्लीज, रविंद्र जी आप बीच में उनको टोकेंगे, जल्दी से कंप्लीट करिए, मैं और लोगों के पास जाऊं, वक्त कम है। मैं मैडम ये बोल रहा था कि हमारे गांव में जो बेरोजगारी फैली है, हाँ। उसका एडवांटेज लेकर महिला मंगल दल, युवा मंगल दल के माध्यम से इन्होंने जो एक भ्रष्टाचार वहां पे फैलाया है, और बेचारे क्या करें, मजबूर जनता को इन्होंने बस में करके जिस तरह से पंख निकाला हुआ मुर्गा। सर ये कैसी बातें आप कर रहे हैं थपलियाल साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं आप? गरिमा जी क्या फ्रस्ट्रेटेड इंसान को बिठा रखा आपने। ठीक है रविंद्र जी प्लीज, नहीं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, ठीक है बोलता ही नहीं है। रविंद्र जी प्लीज, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं होगी। थपलियाल साहब आप मेरी बात सुनिए। रविंद्र जी प्लीज, रविंद्र जी आप नहीं प्लीज, रविंद्र जी प्लीज मान जाइए। थपलियाल साहब ठीक है, थपलियाल साहब शांत हो जाइए, आराम से। थपलियाल साहब देखिए, बात ये ना कि जनता पर ये नहीं कह सकते, सबसे ज्यादा अहम जो होता है वो होता है जनता का जनादेश, और वो बीजेपी के साथ होता है। तो जनता को गाली देना हुआ ना ये कहना कि ये तो भाई किसी तरीके से जीत गए। अरे जो वो कर रहे हैं आप भी करिए, आपको किसने रोका है सर? करेगा ऐसा, मतलब भगवान भी माफ नहीं करेगा इनको। हाँ बिल्कुल मैं मानती हूँ सारी बातों को। ठीक है ठीक है, अरुण जी की एक आखिरी प्रतिक्रिया। ठीक है अरुण जी जल्दी से बस 2 शब्दों में कह दीजिए, मैं उसके बाद आपके पास आ रही हूँ। आपने सुन लिया होगा सारी चर्चा को, जनादेश है बीजेपी के साथ में मानते हैं, और उसके बाद भी विपक्षी कह रहे हैं, सारी चर्चा पर कुछ कहना चाहिए तो जल्दी से। देखिए सीरीज बात है, हमने डिबेट कहीं से शुरू करी थी और पहुंच कहीं गई है। जी। हम लोग लगातार, क्योंकि पता क्या होता है कि जिन मुद्दों पे हम बचना चाहते हैं उनमें हम इधर उधर भटका देते हैं या भटक जाते हैं और मेन मुद्दे को छोड़ देते हैं। सवाल धामी की दिल्ली यात्रा का था कि वो बिल्कुल, और निश्चित तौर पर इस प्रदेश की जनता को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी और तमाम विपक्षी दलों को भी इंतजार है कि कब दायित्व बटेंगे, कब मंत्रिमंडल में कौन आएगा, कौन हटेगा, या धामी का भविष्य सुरक्षित रहेगा या धामी जाएगा। इन्हीं सब सवालों के हम लोग जवाब ढूंढने के लिए बैठे थे। लेकिन ठीक है, जैसी भी चर्चा हुई हो गई, अब हमें आने वाले वक्त का इंतजार करना चाहिए। बिल्कुल और देखिए इंतजार करना होगा। हमारा ये मानना है कि कोई कहीं पर भी जाए, लेकिन असल में प्रदेश का विकास होना चाहिए, बाकी प्रदेश की आम जनता को और किसी से कोई मतलब नहीं होता है। आप सबका बहुत शुक्रिया हमारी चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आज हम देवभूमि के दंगल में विस्तार से बात कर रहे थे कि आखिर विपक्ष हल्ला बोल धामी के इस दिल्ली दौड़ पर क्यों कर रहा है। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही।